हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7FX कैरियर में आज पढ़ रहे हैं नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो केस नंबर 1 का एग्जाम हो चुका है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। चलिए देखते हैं केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 में क्या है। फ्रेंड्स, केस नंबर 2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल y dx, dx के मल्टीप्लिकेशन में अलग से y होगा, प्लस g ऑफ x y x dy इज इक्वल टू 0, मतलब dy के मल्टीप्लिकेशन में अलग से x होगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आएगा तो आपको तो पहले चेक करना है कि dx के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो आपके लिए m है, और dy के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो आपके लिए n है। वो तो एक कॉमन सी बात है। आप क्या करोगे, डेल n बाय डेल y चेक करोगे और डेल n बाय डेल x भी चेक करोगे किसी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले एग्जांपल में। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वो हो गया हमारा नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर फ्रेंड्स, नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है। तो ये तो हमको नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड फैक्टर लिख देंगे 1 बाय mx माइनस ny। कब बात कर रहा हूं, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आए, मैं इन जनरल समझा रहा हूं। तो 1 बाय mx प्लस my जैसे किया था केस नंबर 1 में, जो वो होमोजेनियस के लिए था, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो आपको इक्वेशन नजर आ रहा है कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको 1 बाय mx माइनस ny लिखना है। जो कुछ भी मिलेगा आपको वो आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई if विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। और फिर चेक करने की जरूरत नहीं है कि डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x हो रहा है, नहीं, वो एग्जैक्ट होगा ही, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो हमारा से सॉल्यूशन है m dx प्लस n व्हिच इज फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c, यहां पर जो y है वो कांस्टेंट है, ये लिखना है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो वो आपको खुद सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बोलना है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसकी जो वीडियो की लिंक होगा तो आपको शेयर करूंगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, xy sin xy प्लस cos xy y dx प्लस xy sin xy माइनस cos xy x dy इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना है, आपको नजर आ रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dx के मल्टीप्लिकेशन में y और dy के मल्टीप्लिकेशन में x। तो आपको ये जो प्रोसीजर है उससे सॉल्व करना है। तो आई होप आप कर पाओगे। और केस नंबर 3 का मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं आपको। केस नंबर 3 में क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, क्योंकि उसमें जो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर आपको 1/m मल्टीप्लाई करना है या 1/n। तो वो पूरी जो मेथड्स है पूरा एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो केस नंबर 3 आप लिख सकते हो कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन होमोजेनियस और नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नहीं है, तो आपको केस नंबर 3 अप्लाई करना है। तो फ्रेंड, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। और पूरा जो केस नंबर 3 मैंने बोला था कि ये थोड़ा शॉर्टकट से मैंने केस नंबर 3 और 4 दोनों को कंबाइन किया है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, बहुत ही इजी मेथड है, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। पहले तो लिखेंगे हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको पहले तो कंपेयर करना होगा कि किसी भी एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट वाला फॉर्मेट वो होता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, m क्या मिलेगा, dx के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो m है, और dy के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो n है, तो ऑब्वियसली माइनस 2xy है। आप
इससे पहले भी कर चुके हो कि डेल m बाई डेल y फाइंड करना है और डेल m बाई डेल x फाइंड करना है। फ्रेंड्स डेल m बाई डेल y मतलब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तब विद रिस्पेक्ट टू y जो डेरिवेटिव कर रहे हैं y के अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर y नहीं है तो 0 हो जाएगा, y² का 2y हुआ और 1 का 0 हो गया। अभी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पर x नजर आ रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो x वेरिएबल के अलावा दूसरा वेरिएबल भी आपके लिए कांस्टेंट हो जाता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो एज इट इज रहता है। तो x का 1 हो गया और आपको जो 2 -2ny जो है मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज मिला। ऑब्वियसली ये दोनों अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है। 2y यहाँ पर -2y है तो हम बोल सकते हो कि डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर फ्रेंड्स, अभी जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें एग्जैक्ट बनाना है। और मैंने पहले बोला कि हमें केस नंबर 3 कब यूज करना है, कि केस नंबर 3 तब यूज करेंगे जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस में नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री इसका 1 मतलब टोटल डिग्री 2 और इसका तो इस एक टर्म का डिग्री 2 है, ये टर्म का 2 है और इसका 0 डिग्री है, तो मतलब ये पूरे टर्म का डिग्री हमें नहीं मिलेगा। ओके, और इसका 2 है तो मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये होमोजेनियस के फॉर्मेट में नहीं है, ये m होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो ये केस नंबर 1 अप्लाई नहीं हो सकता। फिर केस नंबर 2 में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि dx के मल्टीप्लिकेशन में अलग से वेरिएबल y नहीं है, dy के मल्टीप्लिकेशन में अलग से वेरिएबल x नहीं है। तो केस नंबर 1 होमोजेनियस वाला फॉर्मेट नहीं है, केस नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली केस नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। केस नंबर 3 में क्या है, आपको केस नंबर 3 में करना क्या है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है कि डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x, ये आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो आपको मालूम है कि डेल m बाई डेल y क्या है, डेल m बाई डेल y 2y है, बीच में माइनस है, डेल n बाई डेल x माइनस 2y मिला, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिला 4y, 2y प्लस 2y 4y। ये क्या मिला आपको, डेल m बाई डेल y माइनस डेल m बाई डेल x, ये ब्रैकेट मिला। अभी मैंने लिखाया था कि आपको 1/m मल्टीप्लाई करना है, मतलब m से डिवाइड करना है या n से डिवाइड करना है, वो डिपेंड करेगा किस पे, m और n पे। अगर आप जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हो, m से डिवाइड करो या n से डिवाइड करो, आंसर में कोई एक वेरिएबल का टर्म मिलना चाहिए, x y दोनों साथ में नहीं मिलना चाहिए, मतलब आपका आंसर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको कोई भी एक वेरिएबल में मिलना चाहिए, ना कि दो वेरिएबल में। चलिए देखते हैं, अगर मैंने n से डिवाइड करा होता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि 1/m या 1/n बाद में लिखूंगा, डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x, तो अगर मैं यहाँ पर m लिखता तो x² प्लस y² प्लस 1, मतलब ये 4y को, अगर मैं 4y को इससे डिवाइड करूं तो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, मतलब दोनों वेरिएबल वाले टर्म बचेंगे, सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब कुछ टर्म जो कॉमन होगा नहीं निकलेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर x² प्लस y² प्लस 1 लिखा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट ये है कि अब m से डिवाइड करो या n से डिवाइड करो, आंसर में कुछ चीजें कट हो जाने के बाद कोई भी एक वेरिएबल बचना चाहिए, यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म है -2xy, देखो तो क्या किया मैंने, n से डिवाइड किया, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, आपको उसी से डिवाइड करना है, चाहे वो m हो या चाहे n, उसी से डिवाइड करना है जिससे आपका आंसर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट मिले, आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो टर्म मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों नहीं होने चाहिए। ओके, तो 2 कट हो गया, y कट हो गया, तो माइनस तो ऐसे ही बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, डिवीजन में x बचेगा, तो ये हो गया f ऑफ x। बोला था ना कि कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म बचना चाहिए, तो ये हो गया f ऑफ x। फिर अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो भी x वेरिएबल वाला टर्म मिला उसको e के पावर में रखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e के पावर में आपने रखा क्या, -2/x को रखा है, और e -2 log x, because we know that 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। तो फिर log का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, e log x raised to -2, क्योंकि log का रूल है कि m log a, देन मैं लिख देता हूँ कि log का रूल है m log a, पहले भी शायद मैंने कहीं लिखाया हुआ है, log a raised to m हो जाएगा।
फ्रेंड इसके बाद क्या होगा, e के पावर में log होता है और कुछ टर्म होता है, तो वो टर्म इटसेल्फ रहेगा। ये भी मैं रीजन में लिख देता हूँ कि e के पावर में log है और कुछ टर्म कैपिटल x है, तो आपका आंसर कैपिटल x रहेगा। तो इट मींस आपको if क्या मिला, x raised to -2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो if is equal to 1/x²। तो if आपको मिला 1/x², 1/x² मिला है। आपको करना क्या है, 1/x² को 1/x² if को गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई if is equal to 1/x² with given differential equation, तो चलिए 1/x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, +1 dx minus 1/x² 2xy dy is equal to 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x² 1/x² हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर x²/x², यहाँ पर y²/x² बचेगा, यहाँ पर 1/x² बचेगा। मैंने ये 1/x² हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, तो फ्रेंड्स 2 बचेगा, x तो कट हो गया, y बचेगा और डिवीजन में x बचेगा क्योंकि एक x कट हो जाएगा, dy is equal to 0। तो ये होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये इसको नया नाम दे दूं मैं, ये m1 है और इसको मैं नया नाम दे दूं ये n1 है, तो डेल m1 बाय मतलब ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियसली होगा ही। ओके, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अभी एग्जैक्ट बन चुका है, तो आपको मालूम है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या मिलता है। सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन m1 dx, यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन n1 which is free from x dy is equal to c। तो फ्रेंड m1 मतलब ये टर्म 1 प्लस y²/x² प्लस 1/x² dx प्लस n1 is free from x, x तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें वही टर्म यहाँ पर लिखना है जिसमें x ना हो। यहाँ पर तो x ऑलरेडी है और ये x तो मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन में है, तो पूरा जॉइंट टर्म एक ही टर्म है, x मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको ऐसे टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, तो क्या लिखेंगे 0। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस y² कांस्टेंट रहेगा, y² कांस्टेंट रहेगा बिकॉज़ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहा है, तो x के अलावा जो भी वेरिएबल हो कांस्टेंट हो जाएगा। तो y² एज इट इज रहा और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। अगेन 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा इज इक्वल टू c। मैं रीजन में लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² q -1/x हुआ, तो 1/x² को लिख सकते हो x raised to -2, यस और नो। तो 1/x² को लिख सकते हैं x raised to -2, और हमें मालूम है कि x raised to -2 का जो इंटीग्रेशन मतलब x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to n का इंटीग्रेशन होता है x raised to -2 + 1 by माइनस मतलब -2 + 1, तो आपको मिला x raised to n + 1 by n + 1, हाँ x raised to n + 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर x raised to -2 + 1 by -2 + 1 होगा, बिकॉज वी नो दैट x raised to n + 1 by n + 1 होगा। एंड देन आपको मिला x raised to -1 by -1 एंड दिस इज x raised to -1 मतलब क्या होता है 1/x होता है, और -1 मतलब ये माइनस। तो ये मैंने रीजन लिखा है क्योंकि आपको समझ में आया कि मैंने 1/x² का इंटीग्रेशन 1/(-1/x) कैसे लिखा है। तो ये हो गया हमारा नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन। अच्छी तरह से अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि x - y²/x - 1/x is equal to c, और ये है आपको दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार्ट कहाँ से किया था। तो 4 टाइप्स है, पहला है सेपरेबल वेरिएबल, दूसरा होमोजेनियस मतलब नॉन सेपरेबल, तीसरा लीनियर उसमें नॉन लीनियर भी पढ़ा, बर्नौली भी पढ़ा, और फोर्थ वन जो हमने अभी कंप्लीट किया एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट। जितने भी एग्जांपल है एक्सरसाइज में आपको टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, आप सॉल्व करो,
और ये जो मेथड है, ये शॉर्टकट है, ये कंसेप्ट है, उसको साथ लेकर चलो, आपको पूरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है 7apex कैरियर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं हमें बोलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।